हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश के 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। मोस्टली देखिए, लास्ट 6 मंथ के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहां पर हमने क्लब किया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश का एक ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको एक ही सेशन में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश जीके के सारे बेसिक्स आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डेप्थ में मध्य प्रदेश जीके को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मेरा मध्य प्रदेश जीके का कोर्स अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल करके मेरे साथ जुड़कर मध्य प्रदेश जीके को तैयार कर सकते हैं। मेरी गारंटी है, इस कोर्स के बाद आपके मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में एमपी के क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, सभी कोर्स आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप इनमें भी इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सभी का कंपाइलेशन चाहते हैं तो आरंभ बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी आप यहां पर टॉपिक देख रहे हैं सभी आरंभ बैच में कवर करवाए गए हैं, तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2023 का सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी को दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 2023 में 2022 के खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें देखिए दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार 2022 से धनंजय दुबे को सम्मानित किया जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। आइए जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार 2022 की हाल ही में घोषणा की गई। टेनिस खिलाड़ी जो कि ग्वालियर जिले से हैं, दिव्यांग टेनिस खिलाड़ी है, इन्हें 2022 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है, जिनका नाम है धनंजय दुबे। क्लियर? मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2022 जो दिए गए हैं इस साल, उसमें विक्रम पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। एमपी का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा एकलव्य पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। विश्वामित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एक एक खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है, जिनकी घोषणा की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रम पुरस्कार की। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, अभी मैंने आपको बताया। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1990-91 में स्टार्ट किया गया था। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। 2022 में 10 खिलाड़ियों को दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार है तो हमें सारे खिलाड़ी देखना चाहिए। देख लेते हैं। राजू सिंह जो कि घुड़सवारी से संबंधित है, भोपाल से बिलोंग करते हैं। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, देवास से बिलोंग करते हैं। नीतू वर्मा कियाकिंग और केनोइंग से संबंधित है, सीहोर जिले से आती है। भूरक्षा दुबे जो कि वुशु से है, अशोकनगर से आते हैं। प्रगति दुबे जो कि शूटिंग की खिलाड़ी है, एमपी के रायसेन से है। कितने हो गए? 5 ये हो गए। अब इधर देखिए, सुबोध चौरसिया जो कि सॉफ्ट बॉल के खिलाड़ी है, एमपी के इंदौर से। आवेश खान एमपी के इंदौर से क्रिकेटर हैं। नीरज राणा ग्वालियर से है, हॉकी खिलाड़ी। धनंजय दुबे, जिन पर हमारा क्वेश्चन था, दिव्यांग टेनिस खिलाड़ी है, एमपी के ग्वालियर से। और राजवीर सिंह पवार मलखम के खिलाड़ी हैं, एमपी के उज्जैन से। तो ये हो गए 10 खिलाड़ी जिन्हें 2022 के लिए विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। क्लियर? अब देखिए, एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो 1994 में शुरू किया गया था। 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को दिया जाता है, छोटे खिलाड़ियों को, जूनियर खिलाड़ियों को। 2022 में 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। यह 11 खिलाड़ियों की लिस्ट है। वैसे एकलव्य पुरस्कार के पर्टिकुलर एक एक खिलाड़ी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पॉज करके इनको देख लीजिए कि किस खेल से संबंधित है, कहां से हैं, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यह है 11 खिलाड़ी। अब आते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। अगर हम विश्वामित्र पुरस्कार की बात करते हैं, 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला खेल पुरस्कार है। कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को। 2022 के लिए बैडमिंटन कोच को दिया गया है, जो कि भोपाल से है, रश्मि मालवी। कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार। इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नाम से समझ में आएगा कि जीवन भर की खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता होगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए। यह भी याद रखिएगा
कि ये कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिया जाता है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। अनिल धूपर को दिया गया है, टेनिस के कोच हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, इन्हें दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर? तो चारों पुरस्कार यहां पर क्लियर हो जाते हैं। विक्रम पुरस्कार में सारे खिलाड़ियों को याद रख लो, और लाइफ टाइम अचीवमेंट और विश्वामित्र में तो एक एक खिलाड़ी है, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। आगे आइए, मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये हाल ही में डॉक्टर निशांत खरे को बनाया गया। डॉक्टर निशांत खरे 2 वर्ष के लिए मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मध्य प्रदेश युवा आयोग की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत एक ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है, जिसे मध्य प्रदेश युवा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अन्य आयोग के अध्यक्ष की बात करें, निशांत खरे तो हमें पता चल गए। अन्य आयोग के अध्यक्ष देखिए तो एमपी में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है श्री बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला है वर्तमान में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा है वर्तमान में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के गुप्ता है। राज्य के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह है, और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एमपी में हिम्मत कोठारी जी हैं। तो ये सारे अध्यक्ष मैंने आपको जो पूछे जा सकते हैं वो यहां पर बता दिए। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर नल जल जिला कौन सा है? तो हर घर नल जल जिला मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा है निवाड़ी। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? निवाड़ी जिला हाल ही में देखिए 14 जून 2023 को प्रदेश का दूसरा हर घर जल नल या नल जल जिला बन गया है। इसके पहले पूरे भारत में पहला हर घर नल जल जिला एमपी का बुरहानपुर जिला था। तो ये एमपी का भी पहला हो गया और पूरे देश का भी पहला हो गया। अब एमपी का ऐसा दूसरा जिला बना है निवाड़ी जिला, जहां पर देखिए 253 गांव के 55,645 घर टोटल और ऑल ओवर 100% सभी में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, तो ऐसा दूसरा जिला हो जाता है जो कि हर घर जल नल जिला है, तो यह है निवाड़ी। पहला कौन था? तो पहला था मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जो पूरे देश का भी पहला जिला था। अब इस योजना की बात करें, हर घर नल योजना, तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? पूरे देश के सभी गांवों में नल से शुद्ध जल पहुंचाना, हर घर पे पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। मतलब जितने भी पिछड़े इलाके हों, जितने भी दूर दराज के गांव हों, सभी घरों में साफ जल पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कब तक? 2024 तक। 2024 तक 3.8 करोड़ परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना हर घर नल योजना का मुख्य उद्देश्य 2019 में आई थी। इसके तहत ऐसा जिला जिसने अपने यहां पर 100% घरों में नल से जल पहुंचा दिया था पूरे देश में, वो एमपी का बुरहानपुर है। अब एमपी का ऐसा दूसरा जिला बना है निवाड़ी जिला। ओके, आगे आते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि 2023 में आयोजित हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। कब से कब तक ये क्वेश्चन आएगा? तो आयोजन 20 से 31 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा करवाया गया। कुल भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया 37 थे, और मध्य प्रदेश में पहली बार ही इस शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। कब? मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल। अब अगर मेडल टेली देखने जाते हैं ये शूटिंग वर्ल्ड कप की, तो देखिए पहले मेडल टेली की बात करते हैं। चाइना इस शूटिंग वर्ल्ड कप में मेडल टेली में पहले स्थान पर है, जिसने टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड है। इंडिया इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे नंबर पर इंडिया है जिसने 7 मेडल जीते हैं, और इनमें से 1 मेडल गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसने 3 मेडल जीते हैं, तीनों 1-1। ओके, अब मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो एमपी के शूटिंग खिलाड़ी की बात करें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हमें आगे भी मिलेंगे, एमपी के खरगोन से हैं, शूटिंग खिलाड़ी हैं।
चिंकी यादव एमपी के भोपाल से बिलोंग करती है, शूटिंग खिलाड़ी है एमपी में। रुबीना फ्रांसिस एमपी के जबलपुर से, पैरा शूटर, ठीक है। और मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की बात करें तो भोपाल में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की स्थापना 2007 में की गई थी। मेडल टेली याद रखिएगा, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर इंडिया। आयोजन कहां हुआ है इस शूटिंग वर्ल्ड कप का? तो आयोजन मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। इजी, आगे आइए। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की बात करें तो यह नेवज नदी पर निर्मित की गई है, आंसर ए हो जाएगा। अब हमको जिला भी चाहिए होगा, नदी मिली है तो आइए डिटेल जानते हैं। जून 2023 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, तो ये हमको मिल जाता है यहां पर जिला। जून 2023 में एमपी के राजगढ़ जिले में देखिए किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी शामिल हुए थे। इसी दौरान राजगढ़ में नेवज नदी पर निर्मित मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली परियोजना का शुभारंभ किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। तो याद रखिएगा नेवज नदी पर है, पूरा नाम मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना है। राजगढ़ में किस नदी पर? नेवज नदी पर। इस जो नहर का निर्माण किया गया, जो सिंचाई परियोजना है टोटली, देखिए 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसके पहले चरण में राजगढ़ जिले के 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। तो इसका जो पहला चरण जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना का, इससे पहले चरण में 1,35,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाने वाली है। याद रखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर की बात करें तो इसका निर्माण नरसिंहपुर जिले में किया जाने वाला है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। नरसिंहपुर जिले में पर्टिकुलर एक प्लेस है जिसे कहा जाता है गाडरवाड़ा। एक क्वेश्चन यहां से काफी आता है, जब एग्जामिनर पूछता है कि बरमान का मेला एमपी में कहां लगता है, तो याद रखिएगा बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति पर 13 दिन तक चलता है। तो यहीं पर गाडरवाड़ा में नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश में दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब उद्देश्य क्या है इस क्लस्टर को बनाए जाने का? तो देखिए किसानों की आय में वृद्धि करना, व्यापारी वर्ग को लाभ पहुंचाना, इस क्लस्टर को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्लस्टर क्या होता है? तो देखिए इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा प्लेस जहां पर वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। तो वस्तुओं के संग्रहण का जो स्थान है उसे क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। क्लस्टर बनाने का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना भी है, बेरोजगारी को कम करना है। इसके अलावा किसानों को लाभ पहुंचाना, व्यापारियों को लाभ पहुंचाना क्लस्टर बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हो जाता है, समझ में आ गया होगा। एमपी के अदर क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, एमपी के जबलपुर में मिठाई और नमकीन क्लस्टर एमपी में देखने को मिलता है। भोपाल के गोविंदपुरा में अगर हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग क्लस्टर और इसके अलावा मल्टी स्टोरी मेडिकल डिवाइस क्लस्टर भी एमपी के भोपाल में देखने को मिल जाएगा। खरगोन जिले के सनावद में आते हैं तो कृषि आधारित औद्योगिक संस्थान देखने को मिल जाता। उज्जैन में आते हैं तो उज्जैन में इंजीनियरिंग क्लस्टर भी देखने को मिलता और प्लास्टिक क्लस्टर भी देखने को मिल जाता। इंदौर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टॉय क्लस्टर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के इंदौर में। और धार का पीतमपुर आप सभी जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग क्लस्टर धार जिले के पीतमपुर में देखने को मिलता है। क्योंकि भारत का डेट्रॉइट किससे कहा जाता है, तो यह है पीतमपुर औद्योगिक केंद्र। कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये अदर ऐसे क्लस्टर हैं जो कि हमको याद रखने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संत रविदास स्मारक की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां रखी गई, लेकिन हम अभी ये देखते हैं कि किसके द्वारा रखी गई। तो संत रविदास स्मारक की जो आधारशिला है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने
मध्य प्रदेश के सागर जिले में रखी है। तो दोनों चीजें क्लियर हो जाती है, आंसर ए हो जाएगा। किसने रखी है आधारशिला? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? क्योंकि जिला पूछेगा तो यह है सागर जिला। गांव देखने जाते तो बड़तुमा गांव जो कि सागर जिले में आता है, यहीं पर कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित करते हुए 100 करोड़ रुपए के मंदिर और स्मारक की आधारशिला भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रखी है। इसके पहले देखिए, संत रविदास के जो संदेश है, जीवन मूल्य जो उन्होंने बताए हैं, उसके प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक समरसता यात्रा भी मध्य प्रदेश में निकाली गई थी। पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको स्मारक याद रखना है किस जिले में है, तो ये एमपी के सागर जिले में बनाई जा रही। संत रविदास मंदिर और स्मारक की घोषणा एमपी के बजट 2023 में की गई थी। किस जिले में? एमपी के सागर जिले में। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के अदर जो स्मारक या लोक हैं जो कि बनाए जाने वाले हैं, बन चुके हैं या प्रस्तावित हैं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। तो एकात्म धाम और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा एमपी के ओमकारेश्वर में बनाई जाएगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर एकात्म धाम बनाया जाएगा। जैसे कि उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया है, वैसे ओमकारेश्वर में एकात्म धाम बनाया जाएगा और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। शंकराचार्य की गुफाएं भी एमपी के ओमकारेश्वर में, याद रखिएगा। हनुमान लोक एमपी के छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है। देवी सलकनपुर लोक, सलकनपुर माता मंदिर है एमपी के सीहोर में, यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और राम राजा लोक ओरछा निवाड़ी जिले में बनाया जा रहा है, क्योंकि राम राजा महल या राजा राम महल एमपी के ओरछा में स्थित है। एमपी की अयोध्या एमपी की ओरछा को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहीं पर ओरछा में राम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है। तो ये अदर लोक या स्मारक है, याद रखिएगा। आगे आइए, अमृत भारत योजना में मध्य प्रदेश के कुल कितने रेलवे स्टेशंस को शामिल किया गया है? तो अमृत भारत योजना में एमपी के 34 स्टेशंस को शामिल किया गया है। अब योजना क्या है ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है ना। पूरे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है अमृत भारत योजना। इसके तहत देश में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाने वाला है, रीडेवलपमेंट किया जाने वाला है। इसमें एमपी के 34 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। अब रीडेवलप किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों की जो यात्रा है, जर्नी है, उसे और सुविधाजनक बनाया जा सके, उन्हें जो फैसिलिटी दी जाती है उन्हें बढ़ाया जा सके, यात्रा को आरामदायक बनाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अमृत भारत योजना। टोटल पूरे इंडिया से 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है इस योजना के तहत। इसमें एमपी के कितने हैं? तो एमपी के 34 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है, याद रखिएगा। अगला, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो पहले हम ये जानते हैं कि इसका आयोजन एमपी में हुआ का। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इनका आयोजन ऑब्वियसली कैपिटल में ही हुआ होगा, मतलब भोपाल में। तो राष्ट्रीय उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया और इसका जो शुभारंभ है, इनॉग्रेशन जो है, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। दोनों क्या है उसे भी हम समझेंगे, पर पहले हम देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का आयोजन 3 से 5 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया है। ठीक है ना। भारत की मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित रविंद्र भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन दोनों ही उत्सव का इनॉग्रेशन किया। इस उत्सव का आयोजन भारत सरकार की जो संस्कृति मंत्रालय है, इसके अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के संस्कृति विभाग और इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के कोलैबोरेशन के माध्यम से किया गया, मतलब संयुक्त रूप से इन्होंने इसका आयोजन करवाया। अब दोनों है क्या, किससे रिलेट करते हैं, तो समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्कर्ष उत्सव की। तो ये लोक नृत्य और जनजाति नृत्य से संबंधित है। मतलब जो उत्कर्ष उत्सव हुआ है वहां पर जो लोक नृत्य उनकी प्रस्तुति दी गई है
इसके अलावा जो जनजाति नृत्य हैं उनकी प्रस्तुति दी गई है। साथ ही उन्मेष उत्सव की बात करते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। यहां पर बुक्स के बारे में चर्चा की गई, ऑथर के बारे में चर्चा की गई, और जो बुक्स हैं, जो साहित्य हैं, उनकी प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई। तो दोनों में अंतर है। उत्कर्ष उत्सव जनजाति लोक नृत्य से संबंधित है, जबकि अगर हम बात करते हैं उन्मेष उत्सव की तो यह साहित्यिक प्रदर्शन से संबंधित है। दोनों का आयोजन भोपाल में किया गया और इनॉग्रेशन किसने किया? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। क्लियर? हाल ही में मध्य प्रदेश के नए वन विभाग वन भवन का निर्माण कहां किया गया? वन विभाग नहीं, वन भवन। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के वन भवन, जो कि मध्य प्रदेश वन मुख्यालय के तौर पर जाना जाता है, इसका इनॉग्रेशन या शुभारंभ या निर्माण मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया है। ठीक है, इसके पहले अलग अलग जगह पर यह संचालित होता था, पर अब पर्टिकुलर वन भवन ही बना दिया गया है एमपी में वनों के संचालन के लिए, उससे संबंधित गतिविधियों और योजनाओं के संचालन के लिए एमपी के भोपाल में बनाया गया है। क्लियर? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में 180 करोड़ की लागत से बने, लागत याद रखिएगा 180 करोड़ रुपए आई है, इसका लोकार्पण किया है 8 अगस्त 2023 को। कब से शुरू किया गया? तो इसका निर्माण 2008 से किया जा रहा है और अब यह कंप्लीट हुआ और इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसे जनता को समर्पित कर दिया गया, मतलब लोकार्पण कर दिया गया। ठीक है ना? इसके पहले जो वन भवन है एमपी में, रीवा के टाउन हॉल में 1956 के पहले वन भवन के रूप में रीवा का टाउन हॉल यूज किया जा रहा था। 1956 एमपी के गठन के बाद बेनजीर भवन, जो कि भोपाल में है, यहां से इस बिल्डिंग को वन भवन के रूप में यूज किया जा रहा था और इसके बाद कुछ समय सतपुड़ा भवन से भी एमपी के वन भवन का संचालन किया गया, लेकिन अब पर्टिकुलर वन भवन बनाया गया है, एक अलग डेडिकेटेड बिल्डिंग बना दी गई है वन भवन के नाम से एमपी के भोपाल में। मध्य प्रदेश के वन मंत्री की बात करते हैं तो यह कुंवर विजय शाह वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री है, याद रखिएगा। ठीक है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पहला फैक्ट, एमपी के शूटिंग खिलाड़ी। ओके, किस जिले से आते हैं? तो एमपी के खरगोन जिले से आते हैं। कहां से? खरगोन से। इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि चीन में आयोजित किए गए थे 2023 में, इसमें 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए। कहां के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग खिलाड़ी। वैसे इस प्रतियोगिता में इन्होंने 2 गोल्ड जीते, एक तो 50 मीटर राइफल में भी जीता है और इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल में भी इन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने नाम किए हैं। आयोजन कहां पर किया गया था? आयोजन चीन में किया गया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहां के हैं? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के शूटिंग खिलाड़ी। ओके, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन चीन में। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो पूरी प्रतियोगिता में 26 मेडल इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। इनमें से देखिए 11 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। मेडल टेली में भारत 7वें स्थान पर रहा है। तो बात आएगी सर पहले पे कौन? तो आइए मेडल टेली देखते हैं। तो ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो कि चीन में आयोजित हुए हैं, उसकी मेडल टेबल है, पदक तालिका है। सबसे पहले स्थान पर चीन ही है जहां पर आयोजन भी हुआ है। इसने टोटल 178 मेडल अपने नाम किए, इसमें से 103 गोल्ड है। सेकेंड पर जापान है जिसने 93 मेडल अपने नाम किए हैं, 21 गोल्ड। थर्ड पे कोरिया का नाम आता है, 58 मेडल अपने नाम किए, इसमें से 17 मेडल गोल्ड है। टॉप 3 पूछ लें तो ठीक है, नहीं तो फिर इंडिया की रैंक आती है। तो इंडिया आता है 7वें नंबर पर, टोटल मेडल 26, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने पूरी प्रतियोगिता में अपने नाम किए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह से हमारा क्वेश्चन था, कहां के खिलाड़ी हैं? एमपी के खरगोन के हैं, शूटिंग खिलाड़ी। ठीक है ना? 10 मीटर राइफल और 50 मीटर राइफल दोनों में ही
2 गोल्ड ये लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा बिचारपुर गांव, जिसे मिनी ब्राजील की संज्ञा दी जाती है, एमपी के किस जिले में स्थित है? तो नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में इस पर्टिकुलर गांव का जिक्र किया था, तब से ये सुर्खियों में आ गया है। एमपी के शहडोल जिले में। कहां पर? शहडोल। क्या कहा जाता है? मिनी ब्राजील। किसके लिए फेमस है? फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए फेमस हो रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में शहडोल जिले के बिचारपुर गांव पर चर्चा की। इस गांव को देखिए मिनी ब्राजील कहा जाता है, क्योंकि यह गांव आज फुटबॉल के उभरते खिलाड़ियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां पर एक्चुअल में देखिए कुछ साल पहले फुटबॉल क्रांति नाम का कार्यक्रम चलाया गया था, ताकि जितने भी इच्छुक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फुटबॉल सीखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उनको इन्होंने क्लब किया, इकट्ठा किया, और इनको इकट्ठा करके नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर इनको फुटबॉल सिखाया। फुटबॉल में यहाँ के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और धीरे धीरे वहां पर फुटबॉल इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि अब वर्तमान में 1200 फुटबॉल क्लब इस क्षेत्र में खुल चुके हैं। समझ सकते हैं आपकी कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये। 1200 फुटबॉल क्लब यहां पर खोले जा चुके हैं। कहां पर? शहडोल के बिचारपुर गांव में। ओके। मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के उपनाम की बात करते हैं तो देखिए, जबलपुर का भेड़ाघाट संगमरमर नगरी कहलाता है। छतरपुर का खजुराहो शिल्पकला का तीर्थ कहलाता है। रायसेन जिले का सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहलाता है। शिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है। कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। मांडू धार जिले में आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। धार का पीतमपुर, अभी मैंने आपको बताया, भारत का डेट्रॉयट कहलाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर उपनाम है, याद रखिएगा। बिचारपुर गांव पर हमारा क्वेश्चन था, तो ये एमपी के शहडोल में है। किस नाम से जाना जा रहा है? तो मिनी ब्राजील के नाम से जाना जा रहा है। आगे आइए। हाल ही में जारी टाइगर रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में टाइगर की कुल संख्या कितनी है? तो बाघ रिपोर्ट 2022, जो कि हाल ही में 2023 में आई थी, उसके अनुसार एमपी पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ संख्या वाला राज्य। एमपी में वर्तमान में 785 टाइगर है, याद रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। 2018 में भी सबसे ज्यादा एमपी में ही थे जब रिपोर्ट आई थी, और अब 2022 की रिपोर्ट जब 2023 में आई है, तो भी एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है। कितने हैं? 785। ओके। तो देखिए, टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एमपी में बाघों की कुल संख्या 785 है। 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तो एमपी में टाइगर थे 526, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 785। मतलब 4 सालों के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें 259 टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है एमपी में। अब एमपी तो सबसे बड़ा टाइगर वाला राज्य है ही। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? तो सेकेंड पर आता है कर्नाटक, जहां पर देखिए 563 टाइगर है, और थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड 560 बाघों के साथ। ऑल ओवर इस रिपोर्ट में भारत में कितने बाघ डिटेक्ट किए गए? तो पूरे भारत में 3167 बाघ, मतलब 3167 टाइगर भारत में वर्तमान में मौजूद है इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2018 में 2967 थे। मतलब 4 साल की रिपोर्ट के बाद 200 बाघ पूरे भारत में बढ़े हैं टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व मेन अगर हम देख लें कितने बाघ हैं, तो देखिए बांधवगढ़ में 135 टाइगर देखने को मिलते हैं वर्तमान में सबसे ज्यादा। कान्हा किसली में 105 टाइगर हैं एमपी में, और पेंच नेशनल पार्क जो कि शिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है, यहां पर 77 टाइगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक टाइगर वाला स्टेट कौन? तो मध्य प्रदेश। और बाघों की संख्या कितनी है? अगर यह क्वेश्चन आ जाता है तो यह है 785। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? तो देश के पहले यूनिटी मॉल की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया जाने वाला है। मतलब देश का पहला यूनिटी मॉल एमपी के उज्जैन में खोला जाएगा।
हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने इस यूनिटी मॉल के लिए 284 करोड़ रुपीस सेंक्शन किए हैं। अब एक्चुअल में यूनिटी मॉल है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट शामिल है, ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है, जो स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद हैं, उन सभी के सेल के लिए उन्हें वन स्टॉप मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाया जा सके, इस उद्देश्य से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। मतलब जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं वो विक्रय के लिए एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर प्राप्त हो सके, इसीलिए देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला जाएगा। इस मॉल में देखिए एमपी के सभी जिलों के सभी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, उनके लिए दुकानें खोली जाएगी। वैसे देखिए अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये योजना 2018 में यूपी गवर्नमेंट लेकर आई थी, लेकिन बाद में जब ये यूपी में सक्सेस हुई योजना और वहां के स्थानीय उत्पादों को देश में पहचाना जाने लगा, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की कि इस योजना को पूरे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाए। तो उसके बाद फरवरी 2023 में यह आदेश निकाला गया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। ऑलमोस्ट आधे से अधिक राज्यों ने इसे लागू कर भी दिया है अपने यहां पर। तो ये सभी प्रोडक्ट एक ही प्लेस पर मिले, इसीलिए यूनिटी मॉल का निर्माण मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया जाएगा। ओके, आगे देखिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किस जिले से की गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि हाल ही में 2023 में लाई गई है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई है। नाम से आपको योजना का उद्देश्य समझ में आएगा, सीखते सीखते आप पैसे भी कमा सकें जो राज्य के युवा हैं। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को हाल ही में भोपाल से लॉन्च किया गया है। हाल ही में देखिए एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अगस्त 2023 को प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं युवा किसी भी स्किल की, उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही राज्य सरकार द्वारा कुछ सैलरी या फंड अवेलेबल करवाया जाएगा। कितना दिया जाएगा, तो देखिए जो बच्चे 12वीं पास है और कोई स्किल सीखने आते हैं तो उन्हें 8,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि आईटीआई पास कर चुके हैं उन्हें 8,500 रुपए तक दिए जाएंगे। जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन्हें 9,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन जो उच्च डिग्रीधारी हैं उन्हें देखिए 10,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला है। तो यही योजना राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से लॉन्च की गई है। ओके, योजना का उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सके, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के पहले चरण में 1 लाख युवकों को इस योजना में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कहां से लॉन्च की गई, तो एमपी की कैपिटल भोपाल से इस योजना को लॉन्च किया गया है। इजी, आगे आइए। मध्य प्रदेश की चर्चित खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह भी है कि ये एमपी के किस जिले से बिलोंग करती है, तो ये एमपी के जबलपुर से है। कौन है ये, तो ये पैरा शूटर है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो शूटिंग की खिलाड़ी है, आंसर भी हो जाएगा। रूबीना फ्रांसिस, ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये शूटिंग के खिलाड़ी है एमपी में। अब सुर्खियों में क्यों है या फिर इनको हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की दिव्यांग शूटिंग खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सा मेडल जीता इन्होंने, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग खिलाड़ी है एमपी के जबलपुर से। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह भी शूटिंग खिलाड़ी है। एमपी के किस जिले से आते हैं, तो ये एमपी के खरगोन से, और रूबीना फ्रांसिस एमपी के जबलपुर से बिलोंग करती है। ओके, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो 26वें नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिवसीय सम्मेलन था जो कि 24 और 25 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन देखिए, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के कोलैबोरेशन से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। क्या था ये? 26वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में। 2023 में इसकी थीम की बात करें तो डेवलपिंग इंडिया और एम्पावरिंग सिटीजन 2023 में इस सम्मेलन की थीम है। उद्देश्य क्या है? तो जितने भी सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर है, वहां पर ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों की शिकायत का निवारण किया जा सके। इस उद्देश्य से इस पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। यह 26वां था। इसके पहले 25वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर के कटरा में किया गया था। तो 25वां जम्मू कश्मीर में, अब 26वां सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी कार्यों में तीव्रता लाना, लोगों की जो शिकायत है उनका निवारण करना, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नया जिला मऊगंज कब अस्तित्व में आया है? तो आई थिंक इसका आंसर तो आप सभी इजीली बता दोगे, है ना। नए जिले मऊगंज की अगर हम बात करते हैं तो ये हाल ही में इंडिपेंडेंस डे पर मतलब 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया है। हालांकि इसका अनाउंसमेंट अप्रैल में ही कर दिया गया था और अब 15 अगस्त 2023 को इसे एमपी का 53वां जिला बना दिया गया है। कौन सा है ये? मऊगंज। रीवा से अलग करके एमपी का 53वां जिला बना है। पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। किससे अलग हुआ है? रीवा से। कौन सा जिला है? एमपी का 53वां जिला। ठीक है ना। मऊगंज जिला बनाने की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी और अब 15 अगस्त 2023 को इसे ऑफिशियली जिले के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। पुनर्गठन के बाद मतलब सन 2000 जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जानते ना कब अलग हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद से ये एमपी का 8वां गठित जिला है मऊगंज, एमपी का 53वां जिला। अगर हम इसकी सारी डिटेल देखने जाते हैं मऊगंज की, तो रीवा संभाग में आता है। रीवा संभाग का 5वां जिला है। किस जिले से अलग हुआ है? रीवा से अलग हुआ है। तहसील कितनी है? तो 4 तहसील आती है नवगठित मऊगंज जिले में। मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देवतालाब। 2 विधानसभा क्षेत्र है, मऊगंज और देवतालाब। वर्तमान में इसके कलेक्टर बनाए गए हैं आईएएस अजय श्रीवास्तव। एमपी का 53वां गठित जिला मऊगंज। सुराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, शिवराज एमपी के मुख्यमंत्री और सुराज तो यहां पर राइम करेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसे सुराज कॉलोनी योजना के नाम से जाना जाता है। क्या है ये योजना? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, राज्य में जो भूमाफिया है ना, भूमाफिया या फिर जो अतिक्रमणकारी है, उनसे 23,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया जाएगा और इस 23,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के बाद गरीबों के लिए घरों का निर्माण इस भूमि पर किया जाएगा। तो ये जो कॉलोनी बनेगी गरीबों के लिए, उसे ही नाम दिया गया है सुराज कॉलोनी। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि कहां से इस योजना का शुभारंभ हुआ? तो एमपी के जबलपुर से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का शुभारंभ किया है। ओके, तो यह है सुराज कॉलोनी योजना। समझ में आ गया? इजी था। अब देखिए, इस योजना के द्वारा प्रदेश की 6,000 अनधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड जो कॉलोनियां हैं उन्हें भी वैध किए जाने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सुराज कॉलोनी योजना एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू की गई है। यहां पर यह भी याद रखिएगा, कितने एकड़ भूमि को भूमाफियाओं या अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाएगा? तो यह 23,000 एकड़ भूमि है।
काफी ज्यादा है, तो इसलिए पर्टिकुलर योजना को लाया गया है। हवाई तीर्थ यात्रा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इजीली बता दोगे। हम एमपी पढ़ रहे हैं, तो ये राज्य कौन हो गया? मध्य प्रदेश राज्य। वैसे तीर्थ दर्शन योजना तो एमपी में 2012 से चल रही है, लेकिन वो तीर्थ दर्शन बसों के माध्यम से या फिर रेल के माध्यम से कराया जाता था, लेकिन पहली बार अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के लिए राज्य के जो नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, उनको भेजा जाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जो कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करवाने वाला है। इसके पहले चरण की शुरुआत 21 मई को भोपाल से की गई थी और भोपाल से हवाई जहाज के माध्यम से पहली बार जिस तीर्थ स्थल पर तीर्थयात्रियों को भेजा गया है वो है प्रयागराज। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, है ना? तो हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन करवाने वाला पहला राज्य एमपी है। कहां भेजा गया? तो भोपाल से भेजा गया है तीर्थयात्रियों को प्रयागराज। योजना के बारे में अभी मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जून 2012 में एमपी में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य नाम से समझ में आ जाएगा कि जो बुजुर्ग हैं राज्य में, जो वृद्धजन हैं, उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए राज्य सरकार के खर्चे पर भेजा जाता है, मतलब तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। क्योंकि पर्टिकुलर योजना है तो निःशुल्क तीर्थ यात्रा राज्य के वृद्धजनों को करवाई जाती है। यह मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में आई थी। अब हवाई जहाज से पहली बार तीर्थयात्रियों को भेजा गया है 2023 में। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो एमपी में लाडली लक्ष्मी उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो यह हर साल 2 मई के दिन मनाया जाता है। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। उद्देश्य तो राज्य में बालिकाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, है ना, जो बालिकाएं जन्म लेती है उनकी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, उस उद्देश्य से इस डे को हर साल 2 मई को मनाया जाता है राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव है। ध्यान रखिएगा 2023 में इस उत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री निवास भोपाल में किया गया है। वैसे एक योजना भी एमपी में चलती है, लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में आई थी, 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट योजना है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पर्टिकुलर एक राशि प्रदान की जाती है बच्ची के जन्म पर। उत्सव के रूप में बच्चियों का जन्म मनाया जाता है। यह योजना एमपी में 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में लाई गई थी। राज्य में लिंगानुपात में सुधार लाना, आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति जो नकारात्मक सोच है उसे खत्म करना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है। कब आई थी? 1 अप्रैल 2007 को। एमपी में लाडली लक्ष्मी उत्सव की बात करें तो 2 मई के दिन मनाया जाता है। प्रदेश की चर्चित रेसाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। रेसाई परियोजना की बात करें तो ये एमपी के सीहोर जिले में पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। आंसर बी, पार्वती नदी। अगर आपने कभी एमपी की नदियां पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा से पार्वती नदी का उद्गम होता है। पार्वती नदी पर सीहोर जिले में रेसाई गांव में रेसाई परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत ऑलमोस्ट 1815 करोड़ रुपए है ना। इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था 2018 में। अब इसका कंप्लीट की जाएगी, इनॉग्रेशन किया जाएगा 2023 के कुछ समय बाद इसका इनॉग्रेशन किया जाने वाला है। ठीक है। परियोजना की सिंचाई क्षमता की बात करें तो 142.48 हजार हेक्टेयर में इसकी सिंचाई की जाएगी, जमीन पर सिंचाई की जाएगी। ये इसकी सिंचाई क्षमता है इस परियोजना की। बांध की ऊंचाई की बात करें तो 24.95 मीटर का यह डैम होने वाला है। लाभान्वित जिले कौन कौन हैं? तो राजगढ़, सीहोर और भोपाल इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। यहां की भूमियों पर सिंचाई के लिए रेसाई सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। कहां पर? सीहोर जिले के आष्टा में। सीहोर जिले में किस नदी पर? तो सीहोर जिले के आष्टा से निकलने वाली पार्वती नदी पर स्थित है। अन्य सिंचाई परियोजना जो कि हाल ही के कुछ समय में आई है एमपी में, तो देखिए नागलवाड़ी एवं पाटी सिंचाई परियोजना बड़वानी में,
छिपानेर सिंचाई परियोजना की बात करें एमपी के सीहोर जिले में है। हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना की बात करें एमपी के देवास जिले में। और हिरवार सिंचाई परियोजना की बात करें तो एमपी के शहडोल में शुरू की गई है। तो ये अदर सिंचाई परियोजना याद रखिएगा, एग्जाम में काम आ सकती है। आगे आइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 पर पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो देखिए, पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया है 2023 में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर। कहां पर? एमपी के रीवा में। देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2023 को 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और इस दिवस पर रीवा जिले में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायती राज सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने भारत के मध्य प्रदेश के लिए 17,000 करोड़ की अलग अलग परियोजना का भी लोकार्पण किया है। ठीक है, भारत के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। तो इनके द्वारा देखिए, रेलवे, आवास, जल और रोजगार, मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए एमपी में 17,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीईएम, जिसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जाना जाता है, इस पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ग्राम स्तर पर इस पोर्टल का लाभ उठाते हुए सामान और सेवाओं की खरीद एक ही पोर्टल पर की जा सके, इस उद्देश्य से इस पोर्टल को जारी किया गया है। अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 1992 में इस दिन 73 अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। आप सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। 24 अप्रैल को इसे देश में लागू किया गया था। तो इस उद्देश्य से, इस आधार पर हर साल देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 2010 से इसे मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके तहत पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के रीवा में 2023 में किया गया है, याद रखिएगा। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया? तो बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के तहत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को दिया गया है। इन पुरस्कारों की हाल ही में 2023 में घोषणा की गई है। हालांकि पुरस्कार 2022 का है, लेकिन घोषणा 2023 में हुई। तो इसमें बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर को दिया गया है। पिछले 6 बार से इंदौर ही स्वच्छता में प्रथम आ रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने देखिए चौथे इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की घोषणा की और टोटल 66 विजेताओं की घोषणा की है। ये सभी पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किए जाने वाले। ठीक है, इस पुरस्कार में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा देखिए, इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर इस कैटेगरी में गुजरात का शहर सूरत है। किसमें? बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी में पहला इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरे नंबर पर यूपी का शहर है आगरा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो इसका पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को दिया जाएगा प्रथम नंबर पर। और स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने वाला देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो ये 2 पुरस्कार है जिसमें एमपी पहले स्थान पर है, बेस्ट स्टेट है, और एमपी का इंदौर शहर बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करते हैं तो देश में इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। देश के 100 बड़े शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत
इन शहरों में जिसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा वहां पर सभी बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। रहने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का जीवन यापन करने के लिए जितनी भी फैसिलिटी चाहिए, है ना, इंटरनेट से लेकर रेलवे, सड़क, ब्रिज, है ना, अच्छा एटमॉस्फेयर, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, ये सभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो स्मार्ट सिटी टारगेट की गई है वहां पर डेवलप किए जाएंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की किस जिले की बाटिका प्रिंट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, बाटिका प्रिंट जिसे हाल ही में अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की उज्जैन की बाटिका प्रिंट को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा एमपी के 6 अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। इनमें से देखिए 5 हस्तशिल्प उत्पाद है और इसके अलावा एक उद्यानिकी उत्पाद है। क्लियर? अब देखिए 6 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं बाटिक प्रिंट, ये उज्जैन की है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा गोंड पेंटिंग डिंडोरी से है, इसे जीआई टैग दिया गया है, गोंड पेंटिंग है ये। कारपेट कॉलिन ग्वालियर की कालीन है जिसे जीआई टैग दिया गया है। भेड़ाघाट के स्टोन क्राफ्ट को जो कि जबलपुर में पाया जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा वारा सिरोनी साड़ी, ठीक है ना, वारा सियोनी के नाम से जानी जाती है, ये एमपी के बालाघाट में काफी मशहूर है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाले सुंदरजा आम को भी अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया है। तो ये 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है 2023 में। इसके अलावा अगर हम एमपी के अदर ऐसे प्रोडक्ट देखने जाते हैं जो कि पहले ही जीआई टैग से सम्मानित है, जिन्हें पहले ही जीआई टैग दिया जा चुका है, तो देखिए सबसे पहली बार चंदेरी की साड़ी को दिया गया था एमपी के चंदेरी में, अशोकनगर में काफी फेमस है। एमपी का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था, कब? 2005 में। इसके अलावा चमड़े के खिलौने इंदौर में, और इसके अलावा बाग प्रिंट धार, बेल मेटरवेयर दतिया और टीकमगढ़ में पाया जाता है। महेश्वर साड़ी खरगोन के महेश्वर में काफी प्रसिद्ध है। रतलामी सेव जो कि रतलाम नाम से समझ में आ जाएगा। कड़कनाथ मुर्गा जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाया जाता है, ब्लैक कलर का, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके अलावा चिन्नौर चावल एमपी के बालाघाट में उगाए जाते हैं। गजक मुरैना की गजक के नाम से फेमस है, जीआई टैग दिया जा चुका है। शरबती गेहूं सीहोर में पाए जाते हैं, एमपी में काफी प्रसिद्ध है। और लोह शिल्प डिंडोरी की, जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं एमपी में जो कि जीआई टैग प्राप्त हैं। अब जीआई टैग की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे कहा जाता है। एक पहचान चिन्ह है, अगर कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पर वहां की एटमॉस्फेयर के कारण या किसी और के कारण केवल वहीं बन सकता है या फिर वहीं पैदा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। क्लियर? एक पहचान है, भौगोलिक पहचान है। देता कौन है? तो शुरुआत में हमने बात की है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यह सम्मान या फिर जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ओके, आगे देखिए, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का या पूरे देश का पहला नगर निगम है इंदौर नगर निगम। आंसर भी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं पिछले 6 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर है ना। 6 बार से जो स्वच्छता की रिपोर्ट आ रही है, इंदौर नंबर 1 पर है पूरे देश में स्वच्छता के मामले में। अब इंदौर नगर निगम चाहता है कि इंदौर सोलर एनर्जी में भी आगे बढ़े, इसीलिए इंदौर नगर निगम के द्वारा 60 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है, जिसके तहत 244 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंसेस आने वाला है वो बॉन्ड के जरिए जुटाया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और ऐसा करने वाला पूरे देश में यह पहला नगर निगम है। ओके,
इंदौर नगर निगम को इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड किया गया है। तो पूरे देश में या फिर एमपी से अगर क्वेश्चन आता है तो एमपी में भी और पूरे देश में भी पहला ऐसा नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है कौन हो जाता है? इंदौर नगर निगम हो जाता है। इंदौर नगर निगम के महापौर कभी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए एमपी में 16 नगर निगम है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। नाम दे दिए मैंने आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके। पर इंदौर नगर निगम के महापौर पूछ सकता है क्योंकि ये काफी सुर्खियों में रहता है, नगर निगम काफी अच्छा काम करता है। तो इसके महापौर वर्तमान में पुष्पमित्र भार्गव है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पुष्पमित्र भार्गव। आगे आते हैं, मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल किसे चुना गया है? तो मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल 2023 में हर्षिता बबेले को चुना गया है। कहां की रहने वाली है? तो ये एमपी के जबलपुर से बिलोंग करती है हर्षिता बबेले। अब आयोजन कहां पर किया गया था? तो देखिए मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल का आयोजन जयपुर में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के पाटन गांव की हर्षिता बबेले ने यह पुरस्कार या ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में, इसके पहले लास्ट ईयर, देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब भी मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने जीता था जिनका नाम है विनीत शर्मा। कहां से बिलोंग करते हैं? तो विनीत शर्मा मध्य प्रदेश के अशोकनगर से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर दो चीजें पता चलती है, विनीत शर्मा देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीते थे 2022 के एंड में, और 2023 में मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल का खिताब मध्य प्रदेश की जबलपुर की हर्षिता बबेले ने अपने नाम किया है। ओके, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत हर वर्ग की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो देखिए आपके नेबर अगर कोई रहता है या आपके घर में भी आपको पता है महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत एक निश्चित राशि आती है। आपको पता है कि वो कितनी आती है? वो है 1,000 रुपए प्रति माह, मतलब साल के 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि इस योजना के तहत दी जाएगी। प्रति माह कितनी दी जाएगी? तो प्रति माह 1,000 रुपए की राशि गरीब महिलाओं को मध्य प्रदेश में प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना को 2023 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में महिलाओं का उत्थान किया जा सके, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। इस योजना का लाभ राज्य में 1 करोड़ गरीब महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला है। क्लियर हो जाता है? प्रतिमाह कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो प्रतिमाह लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा राज्य की गरीब महिलाओं को प्रदान की जाती है। मुरैना के कुलदीप दंडोतिया ने एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए कहां के रहने वाले, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मुरैना के कुलदीप दंडोतिया है। इन्होंने देखिए एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाता है। अब बात आएगी कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए 27 जून 2023 को इसका आयोजन हांगकांग में किया गया था, जहां पर मुरैना जिले के पावर लिफ्टर कुलदीप दंडोतिया ने जूनियर वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। अब देखिए इसके पहले मुरैना जिले के देवरी गांव के रहने वाले ये जो पावर लिफ्टर है कुलदीप दंडोतिया, इन्होंने मई 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो 2023 की न्यूज है दोनों ही, तो दोनों को ही याद रखिए। मई 2023 में साउथ अफ्रीका में जब विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप आयोजित की गई थी तब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कुलदीप ने एमपी के मुरैना से बिलोंग करते हैं। और जून 2023 में एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप या बेंच प्रेस चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों चैंपियनशिप अलग अलग है और अलग अलग जगह पर आयोजित की गई है। कहां से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के मुरैना से बिलोंग करते हैं कुलदीप दंडोतिया। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं जनवरी 2023 में, है ना,
प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था और इस साल ये इसका 17वां संस्करण था। आंसर ए हो जाएगा। आइए पूरी डिटेल जानते। कब से कब तक आयोजित किया गया, पहले तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 8 से 10 जनवरी 2023 को एमपी के इंदौर में आयोजित किया गया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक है, थीम क्या थी? तो देखिए, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार कौन होंगे? प्रवासी होते हैं। इसीलिए यही थीम रखी गई थी 2023 के इस सम्मेलन की। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूछे जाएंगे तो गयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। ठीक है, जुगल किशोर सरकार लोक किस जिले में प्रस्तावित है? तो जुगल किशोर सरकार लोक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्रस्तावित है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए 22 मई 2023 को मध्य प्रदेश के पन्ना में मुख्यमंत्री एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने महाराजा छत्रसाल की जयंती पर, जिस दिन देखिए पन्ना गौरव दिवस भी आयोजित किया गया था, उस दिन उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक बनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है ना। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महाराजा छत्रसाल से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए धर्मसागर तालाब, जो कि पन्ना में स्थित है, यहां पर इस तालाब के बीच में महाराजा छत्रसाल की एक प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की है। तो दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पन्ना से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जुगल किशोर सरकार लोक से था, तो कहां पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के पन्ना में बनाया जाएगा। ओके, काफी सारे लोक मैंने आपको बताए हैं एमपी में प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे महाकाल लोक है ना, आदि शंकराचार्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में, और सलकनपुर देवी लोक के बारे में ही बताया। तो इनको याद रखिएगा, यहां से हमें एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही। चर्चा में रहे दिनेश अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दिनेश अग्रवाल एक वैज्ञानिक है। आंसर ए हो जाएगा। तुर्कियों में क्यों है? तो देखिए, अभी जो चंद्रयान 3 गया था उनमें ये वैज्ञानिक भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से बिलोंग करते हैं दिनेश अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने देखिए चंद्रयान 3 में लैंडर सेंसर तैयार किया। जो लैंडर का सेंसर था उसको तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, एमपी के बुरहानपुर से। इनका साथ कई अन्य साइंटिस्ट ने दिया। उनमें से एमपी के जो वैज्ञानिक है उनकी अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर नीरज सत्य एमपी के खरगोन से है, इसी मिशन में शामिल थे। महेंद्र ठाकरे एमपी के बालाघाट से थे, इसी मिशन में शामिल है। ओम पांडे जो सतना से है, इस मिशन में शामिल थे। और प्रियांशु मिश्रा एमपी के उमरिया से हैं, जो कि इस मिशन में शामिल थे। क्वेश्चन हमारा किनसे था? क्वेश्चन हमारा दिनेश अग्रवाल से था, एमपी के बुरहानपुर से हैं। चंद्रयान 3 मिशन के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के तौर पर इन्होंने कार्य किया है, लैंडर सेंसर तैयार करने में इन्होंने मदद की है। आवासीय भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को कितने वर्ग फीट प्लॉट उपलब्ध करवाए जाने की योजना है? तो देखिए, पहले योजना का नाम पढ़िए, आवासीय भू अधिकारी योजना। इसके तहत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति राज्य में जो कि भूमिहीन है, गरीब परिवार से है, उनको 600 वर्ग फुट का प्लॉट राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वे उस जमीन पर अपने लिए घर बना सके। तो आवासीय भू अधिकार योजना है। कहां से शुरू की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ के बकपुरा गांव पंचायत या ग्राम पंचायत से इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है ना। नाम क्या दिया गया? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। 600 वर्ग फुट आवासीय भूखंड भूमिहीन परिवारों को प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना से राज्य के 10,500 गरीब परिवारों को फायदा होने वाला है। चेटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना को हाल ही में स्वीकृति दी गई। यह योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो चेटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना एमपी के श्योपुर जिले से संबंधित है। आंसर ए। श्योपुर और मुरैना जिले दोनों ही लाभान्वित होंगे, पर हमारे पास ऑप्शन श्योपुर से है, तो श्योपुर जिले की योजना है।
डिटेल जानते हैं, नदी भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, श्योपुर जिले के विजयपुरा विकास खंड के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चेटीखेड़ा। उसके समीप कुंवारी नदी पर यह सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। कुल लागत 539 करोड़ रुपए आएगी इस सिंचाई परियोजना को पूरा कंप्लीट करने में। कुल सिंचाई 15,300 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए यह बनाई जा रही है। और लाभान्वित जिले इस परियोजना से दो हैं, एमपी का मुरैना और एमपी का श्योपुर जिला। कौन सी योजना है? चेटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना। एमपी के श्योपुर जिले में 539 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 15,300 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी इस परियोजना के माध्यम से। ठीक है, दो जिले लाभान्वित होंगे, यह भी याद रखिएगा, श्योपुर और मुरैना। आगे आते हैं, अन्य नवीन सिंचाई परियोजना की भी बात कर लेते हैं। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, पर कुछ अदर जो बची हैं उनको भी देखते हैं। बहोरी बंद परियोजना सिंचाई परियोजना एमपी के कटनी में। शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना एमपी के हरदा में। खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना एमपी के खंडवा में। और दोरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रस्तावित है, जो कि निर्माण कार्य चल रहा है, धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगी। आगे आइए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो एमपी का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल एमपी के मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के नाम से गांधी सागर डैम का जो बैक वाटर है वहां पर आयोजित किया गया है। ठीक है, पूरे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन वैसे एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल से ही है। तो एमपी के मंदसौर में, ठीक है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। पहला संस्करण था, 5 दिन तक चला था। जितनी भी वाटर एक्टिविटी होती है वो आयोजित की गई थी ताकि अधिक से अधिक टूरिज्मों को आकर्षित किया जा सके। ऐसे क्षेत्र जो कि नेचर के करीब है ना, वाटर के करीब है, जहां पर वाटर रिसोर्सेज भी हैं, जैसे झरने हैं, नदियां हैं। तो आप जानते हैं नॉर्मली वहां पर टूरिज्म काफी देखने को मिलता है, टूरिस्ट काफी जाते हैं, विजिट करते हैं। तो ऐसी जगह पर वाटर फेस्टिवल आयोजित करवाया गया, काफी सारी वाटर एक्टिविटी करवाई गई, जिससे अधिक से अधिक पर्यटकों को एमपी में मंदसौर में आकर्षित किया जा सके। ओके, तो आगे आते हैं, मध्य प्रदेश में होने वाले अन्य उत्सव की बात करते हैं। जल महोत्सव का आयोजन खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर किया जाता है, एमपी का गोवा कहलाता है ये। मिर्च महोत्सव खरगोन में आयोजित किया जाता है। गुड़ महोत्सव नरसिंहपुर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है नरसिंहपुर। और मक्का महोत्सव एमपी के छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है, क्योंकि छिंदवाड़ा एमपी में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक जिला है। ओके, पीएम मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? एमपी की बात करें तो राज्य पता चल जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन यहां पर कभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता ना तो जिला भी पूछ सकता है कि पीएम मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 एमपी के किस जिले से शुरू किया गया? तो याद रखना चाहिए इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किया गया। और इस मिशन का उद्देश्य कि 2047 तक सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटा जा सके। ये जो बीमारी है, डिसीज है, ब्लड से संबंधित एक डिसीज है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जो है वो कम होने लगते हैं, है ना। नॉर्मली भारत में जनजातियों में क्योंकि पोषण का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनके साथ, तो वहां पर ये डिसीज काफी देखने को मिलती है। तो आदिवासी आबादी के बीच में जो रोग है उससे पूरी तरह खत्म किया जा सके, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन किया जा सके, इस उद्देश्य से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एमपी के शहडोल से इस योजना का शुभारंभ किया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्र स्तर के कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आपको याद है? 21 जून को मनाया जाता है। अब 2023 में इसका जो राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम था वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। एमपी के जबलपुर में चीफ गेस्ट के रूप में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यह 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को एमपी के जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। ठीक है, इस वर्ष 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की बात करें
तो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम या वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग इस दिवस की 2023 में थीम है। राष्ट्रीय स्तर का इसका जो कार्यक्रम है एमपी के जबलपुर में आयोजित किया गया। चीफ गेस्ट के तौर पर जगदीप धनखड़ ने पार्टिसिपेट किया था। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश का मंडला जिला है। आंसर ए हो जाएगा। अब एक्चुअल में आपको समझ ही नहीं आया कि सर ये कार्यात्मक रूप से साक्षर क्या होता है। तो देखिए, ऐसा जिला जहां के जितने भी लोग हैं 7 साल के ऊपर के ना, वो अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना, और इसके अलावा गिनती लिखना या पढ़ना जानते हैं। तो ये क्या है? ये है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। मतलब जितने उनको मतलब काम चलाओ, जितना है साइन कर लिया, नाम लिख लिया, पढ़ लिया, गिनती बोल ली, लिख ली, तो ये कार्यात्मक रूप से साक्षर। वहां के मंडला जिले के सभी लोग इतना तो कर ही लेते हैं। तो पूरे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश का मंडला जिला बन गया है। इसकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में की गई है। आगे आइए, प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो एमपी में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर संजना सिंह है। आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर संजना सिंह है। संजना सिंह को सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के डायरेक्टर के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है ना, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं संजना सिंह की। इसके अलावा देखिए, क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव भी हैं इस साल, तो विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने थर्ड जेंडर कम्युनिटी में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें ट्रांसजेंडर, मतलब ट्रांसजेंडर के मध्य में जो मतदान है उसे प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें स्टेट आइकॉन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर संजना सिंह है। मध्य प्रदेश का नवीन 53वां जिला मऊगंज किस जिले से अलग करके बनाया गया? पहले भी पढ़ चुके हैं हम और आपको पता भी है इसका आंसर। मऊगंज को अलग किया गया है एमपी के रीवा से। आंसर ए हो जाएगा। अब मऊगंज में तहसील पूछी जा सकती है। 4 तहसीलें मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब। यह एमपी का 53वां जिला बना है हाल ही में 15 अगस्त 2023 को, है ना। यहीं से देखिए, यहीं पे जो एक क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र देवतालाब, वहां से एमपी विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिए, है ना। गिरीश गौतम जो कि एमपी के विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है, ये कहां से विधायक हैं या इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो ये देवतालाब है, जो कि अब मऊगंज में आएगा। ठीक है ना। अब एमपी में देखिए, वैसे तो काउंटिंग 53वां जिला है, आपको समझ में आ जाता है। 48 जिलों तक की काउंटिंग नहीं पूछी जाती, लेकिन 49, 50, 51, 52 और 53 ये जो जिले बने ना अलग अलग समय में, इनके बारे में पूछा जाता है। तो एक बार इनके बारे में आपको बता देता हूं। एमपी का 49वां जिला अगर पूछा जाए तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना था झाबुआ से अलग करके, एमपी का 49वां जिला। फिर 50 एक हफ्ते बाद 24 मई 2008 को बना था सीधी से अलग होकर सिंगरौली, ये होगा 50। 51 की बात करते तो 15 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगरमालवा अलग हुआ था और 51वां जिला बना। 52 नंबर के जिले की बात करें, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग किया गया और ये एमपी का 52वां जिला बना। कितने हो गए? 52। अब बात आती है 53 की, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा है? मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होकर बनाया गया है, एमपी का 53वां जिला है। कब बना? 15 अगस्त 2023 को एमपी का 53 नंबर का जिला। चलिए आगे, मध्य प्रदेश के बजट 2023-24 में लाडली बहना योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन भी है तो भैया ये इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। 1,000 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एमपी का जो 2023-24 के लिए बजट आया ना, उसमें लाडली बहना योजना के लिए गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दी जा सके उनके अकाउंट में, तो लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है बजट 2023 में। 2023-24 भी बोल सकते हैं। आंसर ए हो जाएगा। कितने का प्रावधान किया है? 8,000 करोड़ रुपए का।
योजना कब शुरू की गई? 5 मार्च 2023 को, ठीक है, घोषणा की गई थी। विभाग कौन सा देख रहा है इस योजना को? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं को सशक्त करना इसका उद्देश्य है। प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता गरीब महिलाओं को इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है, याद रखिएगा। एज पूछी जाए तो 23 से 60 वर्ष की आयु की जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे आइए। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में नवीन हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई है? तो एमपी में एक नया हवाई अड्डा एमपी के रीवा में आधारशिला रखी गई है, जो कि प्रस्तावित है। कहां पर? एमपी के रीवा में। अभी वर्तमान में एमपी में 5 हवाई अड्डे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिलाकर, और इसके अलावा 33 हवाई पट्टियां वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। भारत के केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इन्हें भी याद रखिएगा। एमपी में हवाई अड्डा कहां प्रस्तावित है? क्वेश्चन इससे था, तो एमपी के रीवा में इसकी आधारशिला रखी गई है। रीवा में बनाया जाएगा एमपी का 6ठा हवाई अड्डा। मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वैसे पद्मश्री पुरस्कार तो 4 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे जिन्हें संयुक्त रूप से मिला है। तो इस तरह से जो पद्मश्री आए हैं वो 3 आए हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। 2023 में, मार्च 2023 में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा एमपी की 4 हस्तियों को और टोटल 3 पद्मश्री एमपी को दिए गए हैं। यहां पर ऑप्शन 3 पे ही था, तो हमने सी पर टिक कर दिया। अब किन किन को मिला है? तो जोधैया बाई बेगा, जो कि एमपी के उमरिया से बिलोंग करती है, बेगा कला के लिए, आर्ट के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर एमपी के जबलपुर के निवासी हैं, चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, तो इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है। और 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, झाबुआ निवासी हैं, कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें दिया गया है रमेश परमार और शांति परमार। यहां पर इमेज देख सकते हैं आप, रमेश परमार और शांति परमार, जोधैया बाई बेगा, और बीच में है हमारे मुनीश्वर चंद्र डावर, जो कि जबलपुर से। तो इन्हें 3 पद्मश्री 2023 में एमपी आए हैं, आपको ये याद रखना चाहिए, है ना। 2 को संयुक्त रूप से और फिर बाकी 2 इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो जगदीशपुर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। प्राचीन समय में कुछ समय पहले तक इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था। आंसर डी हो जाएगा ना, भोपाल में स्थित है। जगदीशपुर भोपाल में स्थित मध्यकालीन नगर है। मध्यकाल में यहां देवड़ा राजपूतों का शासन हुआ करता था, और कभी जब दोस्त मोहम्मद खान, जो कि अफगानी था, उसने जब यहां पर अपना शासन जमाया, तो उसने जगदीशपुर को धोखे से प्राप्त किया, जो कि भोपाल में था, और इसका नाम बदलकर कर दिया इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर को भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी बनाया था दोस्त मोहम्मद खान। भोपाल, आधुनिक भोपाल का संस्थापक भी दोस्त मोहम्मद खान ही माना जाता है, अफगान का निवासी था, ठीक है ना। तो भोपाल में स्थित है जगदीशपुर, जो कुछ समय पहले तक इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था। दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम बदला था, वो पहले जगदीशपुरी था। अब इस्लाम नगर से एक बार फिर से क्या कर दिया गया है? जगदीशपुर कर दिया गया है, एमपी के भोपाल में स्थित है। ओके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो अभी आई थिंक मैंने आपको बताया था कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है, जो कि एमपी के खंडवा जिले में स्थित है। शंकराचार्य की गुफाएं भी कभी क्वेश्चन आता है कहां पर है, तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। तो खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आदि शंकराचार्य भारत में अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की है कि ओमकारेश्वर में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। काम शुरू हो चुका है, लगने की शुरुआत हो चुकी है। अब जब बनेगी तब हम वापस बात करेंगे, पर अभी तो प्रस्तावित ही मानेंगे, काम चल रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे आइए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में कब आयोजित किया गया? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में
30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एमपी के 5वां सीजन था। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए हमें, कब से कब तक आयोजित किया गया, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वां सीजन था, और मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हुआ था। कुछ कंपटीशन ऐसे भी थे जो कि दिल्ली में आयोजित हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर ये मध्य प्रदेश में 8 अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया। और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तलवारबाजी को शामिल किया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एमपी में हो रहा है 5वां सीजन और पहली बार ही तलवारबाजी को शामिल किया गया, तो यह भी पूछा जा सकता है। अब मेडल टेली की बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने कितने पदक जीते। तो टॉप पर आए महाराष्ट्र, जिसने देखिए 161 पदक जीते अपने महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने, 161, जिसमें से 56 गोल्ड है। सेकंड पर हरियाणा आता है जिसने 128 मेडल अपने नाम किए हैं, इनमें से 41 गोल्ड है। तीसरे नंबर पर एमपी आता है जिसने मेजबानी भी की है गेम्स की, आयोजन भी यहीं हुआ है, तो हमको पता भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे स्थान पर है मेडल टेली में, 96 मेडल एमपी ने जीते हैं, इनमें से 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल है। याद रखना पड़ेगा हमको, एमपी के विषय में तो सारे मेडल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एमपी जीके में तो पूछेगा, एमपी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, और ऑल ओवर मेडल कितने जीते, तो पता होना चाहिए। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो देखिए एमपी के 8 अलग अलग शहरों में आयोजित हुआ है। दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग के लिए दिल्ली में भी इसका थोड़ा बहुत आयोजन कराया गया। शुभंकर कौन था, तो आशा जो कि एक महिला चीता है और मोगली एक कैरेक्टर है, इन दोनों को शुभंकर घोषित किया गया था। मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया था। एमपी के अनूपपुर जिले में अमरकंटक एक पर्यटन स्थल है, तो जो मशाल थी इस गेम की वो अमरकंटक के नाम से पुकारी गई, और थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश में 2023 में आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। तो 2023 में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। आंसर बी हो जाएगा। ये टाइगर रिजर्व बनने वाला है, प्रस्तावित है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एमपी के 3 अलग अलग जिलों में फैला होगा थोड़ा थोड़ा हिस्सा, नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले। टोटल एरिया अगर इसका देखें तो 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा ये नया टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को बनाया जा रहा है, जिसमें से पन्ना नेशनल पार्क का भी कुछ हिस्सा इस टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी का नया टाइगर रिजर्व बनेगा। नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में ये मध्य प्रदेश में फैला होगा। क्लियर। तो यहां पर देखिए हमने लास्ट 6 मंथ के एमपी के जितने भी करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो रिलीवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहां पर डिटेल में समझा है। आई होप एक एक फैक्ट आपको समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आप एमपीजी के डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं स्टैटिक पोर्शन का एमपीजीके का, तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मेरा मध्य प्रदेश का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर एनरोल कर सकते हैं और एमपीजीके मुझसे जुड़कर तैयार कर सकते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।